हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस में। तो चलिए आज हम सॉल्व करने वाले हैं एयरफोर्स फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जो कि आगामी एयरफोर्स के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जिनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोणीय त्वरण की विमा है। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि कोणीय त्वरण को अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है ओमेगा अपान टी, यानी कि कोणीय वेग के परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका विमा? तो इसकी विमा हो जाएगी t⁻⁻², यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी द्रव का ताप बढ़ाने पर उसकी श्यानता होगी। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि द्रव का अगर ताप बढ़ाया जाएगा तो इसकी श्यानता घटेगी, और अगर गैसों का ताप बढ़ाया जाएगा तो इसकी श्यानता बढ़ जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्षा की बूंदों का गोलाकार होकर पृथ्वी पर गिरने का कारण है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार रूप से गिरती हैं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वृत्तीय पथ पर गति कर रहे किसी पिंड का वेग पहले का 2 गुना हो जाता है, तो इस पर लगने वाले बल का मान हो जाएगा। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि वृत्तीय पथ पर गति कर रहे किसी भी पिंड पर एक बल कार्य करता है, जो कि अभिकेंद्रीय बल होता है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि इसको वृत्त से बाहर जाने के लिए रोकता है। यानी ये वृत्त में ही इस फोर्स के जरिए उस कण को रोके रहता है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू होता है mv² अपान r। तो इससे क्या हो जाएगा, m का मान कांस्टेंट और r का मान भी कांस्टेंट, यानी कि क्या हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू v²। तो v का मान चेंज होने पर f का मान चेंज होगा। तो आइए देखते हैं फिर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि वेग 2 गुना हो जाए, यानी कि लास्ट वाला वेग क्या हो जाएगा v2 इज इक्वल टू 2v1। तो इससे क्या हो जाएगा f2 प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा v2 का होल स्क्वायर। तो इससे हमें मिलेगा f2 प्रोपोर्शनल टू 4v1 का होल स्क्वायर। यानी कि आप सभी देख सकते हैं कि पहले वेग v1 था, अब आ गया वेग कितना हो गया 4 × v1 का होल स्क्वायर। तो यानी कि इससे फोर्स हमारा F2 F1 का 4 गुना हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी उपग्रह का द्रव्यमान 5 गुना करने पर उसका कक्षीय वेग हो जाएगा। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि उपग्रह का कक्षीय वेग उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कक्षीय वेग का फार्मूला होता है VO इज इक्वल टू √r सफिक्स में E इंटू स्मॉल g। ये कक्षीय वेग का फार्मूला होता है। इसमें कहीं पर भी उस उपग्रह का द्रव्यमान निहित नहीं है। तो उपग्रह का द्रव्यमान चेंज करने पर भी उपग्रह की कक्षीय वेग कभी भी चेंज नहीं होगा, यानी कि अपरिवर्तित। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। किसी एक परमाणु गैस के लिए गामा का मान होगा। तो एक परमाणु गैस के लिए गामा का मान पूछा गया। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि गामा का मान क्या होता है। एक परमाणु गैस के लिए 1.67 होता है, द्विपरमाणु गैस के लिए 1.4 होता है, और त्रिपरमाणु गैस के लिए 1.33 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ग्रहों की गति संबंधी केपलर के तृतीय नियम का गणितीय रूप है। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि ग्रहों के
गति संबंधी केपलर ने 3 नियम दिए। तो तृतीय नियम का गणितीय रूप क्या है? t² प्रोपोर्शनल टू a³, जहाँ पर t आवर्तकाल है उपग्रह का और a क्या है? सूर्य से उस उपग्रह की दूरी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं फिर 8 नंबर का क्वेश्चन कि एक समावृत्तीय गति में कण द्वारा माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन पर गति ऊर्जा का मान होगा। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि एक समान रूप से सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए कण का साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर गतिज ऊर्जा का मान 0 हो जाएगा और स्थितिज ऊर्जा का मान यहाँ पर हाई रहेगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा का मान यहाँ पर बढ़ जाता है, यानी मैक्सिमम रहेगा और गतिज ऊर्जा मिनिमम रहेगी। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रक्षेप गति में कण द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई होगी। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि प्रक्षेप गति में कण द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि h क्या होता है? u²/2g। और आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा होती है। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा ऑप्शन नंबर बी 80 कैलोरी होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस ताप पर फ़ारेनहाइट तथा डिग्री सेल्सियस के पाठ्यांक का मान समान होता है। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि -47 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट में तथा डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दोनों का मान समान रहेगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कार्नो इंजन के स्रोत का ताप सिंक के ताप का 3 गुना है, तो दक्षता ज्ञात कीजिए। आप सभी ध्यान दीजिए कि कार्नो इंजन की दक्षता को ईटा से लिखते हैं। ईटा = होता है 1 - T2/T1 = होता है 1 - Q2/Q1। तो इसमें दिया गया है कि स्रोत का ताप सिंक के ताप का 3 गुना है, तो क्या हो जाएगा? ईटा = 1 - T2, यहाँ पर सिंक का ताप है, सिंक का ताप T2/ स्रोत का ताप T1 है, तो T1 = कितना दिया है? 3T2। तो कट जाएगा, कितना बचेगा? 2/3। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? राइट आंसर कितना हो जाएगा? 66.67% इसकी दक्षता आ जाएगी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी तरंग के विस्थापन का समीकरण y = 4 sin 2πt - 3k + 3 sin 4πt - kx। तो इसमें दिया गया है a1 = 4 और a2 = दिया गया है 3। तो हमें आयाम यानी कि a ज्ञात करना है। a = क्या हो जाएगा? √a1² + a2²। तो क्या हो जाएगा? √4² + 3² यानी कि 5 मान आ जाएगा हमारा आयाम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ध्रुवों पर नमन कोण अथवा नति कोण का मान होता है। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि ध्रुवों पर नमन कोण और नति कोण का मान क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होता है। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि एक समान रूप से स्थिर आवेश जब भी होगा तो विद्युत क्षेत्र, गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र, तथा एक समान रूप से गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नैंड गेट से नॉर गेट। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया है कि यहाँ पर नॉर ना होकर यहाँ पर और गेट होना चाहिए। तो नैंड गेट से और गेट प्राप्त करने के लिए कितने गेट्स की आवश्यकता होगी? तो 3 गेट की आवश्यकता होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी पाई जाती है। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की 5 श्रेणियाँ होती है। लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पासन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी। तो लाइमन श्रेणी किस में पाई जाती है? अल्ट्रावायलेट रे में पाई जाती है। बामर श्रेणी विजिबल रे में पाई जाती है तथा और ये तीनों श्रेणियाँ अवरक्त यानी कि इंफ्रा रे में पाई जाती हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यतिकरण की घटना से प्राप्त तरंग की तीव्रता यानी कि I1 = दिया गया है 9, I2 = दिया गया है 1। हमें I max तथा I minimum का अनुपात ज्ञात करना है। तो
आई मैक्स तथा आई मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 अपान अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए कैसे हो जाएगा कि 3 + 1 अपान 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 4/2 का होल स्क्वायर, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा 4/1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हीरे के चमकने की घटना आधारित है। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि TIR टोटल इनर्ट यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ये आधारित है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। अनुनाद की स्थिति में LCR परिपथ की आवृत्ति होगी। तो अनुनाद की स्थिति में XL बराबर होता है XC की। तो इससे क्या हो जाएगा, यह फिजिकल टू आ जाएगा हमारा 1/2 पाई अंडर रूट LC, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि किसी प्रेरक कुंडली में संचित ऊर्जा होती है। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि प्रेरक कुंडली की ऊर्जा को यू से लिखते हैं। यू इक्वल टू क्या होता है हाफ LI0 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो आदर्श वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश तरंगों की प्रकृति समान होती है। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि प्रकाश तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गति करती हैं। तो इन सभी ऑप्शन में से विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या है, गामा किरणें हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि NPN ट्रांजिस्टर की क्रिया में उत्सर्जक धारा IE, आधार धारा IB तथा संग्राहक धारा IC में संबंध। तो आप सभी ध्यान दीजिए IE इज इक्वल टू होता है IB प्लस IC। तो इससे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विभव तरंगों का संचरण होता है। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि विभव तरंगें आयन मंडल द्वारा संचरित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने इस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में देखा कि इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए।